एक्सलेंस, कैसे हैं आप सभी। मैं जिज्ञासा स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में, जिसमें हम आज यांत्रिकी वाले भाग को पढ़ने वाले हैं। एनडीए सीरीज चल रही है हमारी, लेक्चर नंबर 3 है ये हमारा। प्रीवियस लेक्चर में हम मापन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने मात्रक एवं विमाओं को कवर किया है, और आज के इस लेक्चर में हम यांत्रिकी वाले भाग पर फोकस करेंगे। आप यांत्रिकी वाले भाग में 3 चीजें पाओगे। सबसे पहले आपके वस्तु की गति, एक विमीय गति, वस्तु की द्विविमीय गति और बल। तो आज हम यहाँ पर वस्तु की एक विमीय तथा दो द्विविमीय गति को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर हम, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कि किसी भी वस्तु की स्थिति क्या होती है। देखो, एएसएल प्लेटफॉर्म पर है हम, मोस्ट ऑफ हमारे बच्चे साइंस के हैं, ठीक है। तो बिल्कुल हमें साइंस से डर तो लगता है नहीं, फिजिक्स भी हम पढ़ चुके हैं, है ना, और पढ़ ही रहे हैं। और 9th-10th की तो वैसे भी सब लोग पढ़ चुके हो, आप लोग 11th के हो गए या 12th के बच्चे होंगे जो प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जो हमारे फर्स्ट टॉपिक्स आने वाले हैं वो सारे 9th क्लास के हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, एकदम शांति से सारी चीजों को हम यहाँ रिकॉल करेंगे। बहुत ज्यादा टफ पेपर भी नहीं बन रहा है, ऊपर से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल हम फोकस्ड होकर के चीजों को समझेंगे। देखो, गति के बारे में जब हम पढ़ते हैं, किसी भी वस्तु की गति को जब आप डिफाइन करते हो, किसी भी वस्तु की गति को जब आप परिभाषित करते हो, तो आप क्या कहते हो कि अगर कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव करती है तो वह वस्तु गतिमान कहलाती है। अगर कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदल रही है, मैंने समय के साथ अपनी स्थिति बदल ली तो मैं क्या हो गई हूं, गतिमान हो गई हूं। लेकिन सवाल ये आता है कि वस्तु की स्थिति को कैसे आप बताएंगे। भाई, वस्तु की स्थिति भी तो बतानी पड़ेगी ना। अभी मैं बोल दूं कि मैं यहाँ खड़ी हूं, तो मेरी स्थिति बताओ आप, है ना। अगर मैं पहले यहाँ खड़ी हूं, 2 सेकंड बाद में मैं यहाँ आ गई, तो आपको कैसे पता लगा कि मैंने अपनी स्थिति में बदलाव किया है। आपने मेरी फर्स्ट वाली स्थिति को किसी ना किसी चीज से रिलेट करके देखा होगा ना। जैसे मान लो आपने इस बोर्ड के इस कॉर्नर से मेरी स्थिति मान ली है, फिर 2 सेकंड बाद में आप देखते हो कि बोर्ड के इस कॉर्नर से मेरी दूरी जो है वो बढ़ गई है, मतलब मेरी स्थिति में बदलाव आ गया है। तो वस्तु की स्थिति को समझने के लिए आपके पास में एक फिक्स्ड पॉइंट होना चाहिए। अभी जब मेरी स्थिति आपने कैसे समझी, आपने मान लिया कि बोर्ड के इस पहले मैं बोर्ड के इस कॉर्नर पे खड़ी थी, फिर 2 सेकंड बाद में मेरी बोर्ड के इस कॉर्नर से दूरी बदल गई है, मतलब मैं क्या हूं, गतिमान हूं, मेरी स्थिति में बदलाव आया है। तो मेरी स्थिति में बदलाव को पहचानने के लिए भी आपको किसकी जरूरत पड़ी है, एक मूल बिंदु की जरूरत पड़ी है। या फिर इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो कि मैं पूछूं कि आपके घर से रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, तो आप बोलोगे मैम 6 किलोमीटर की दूरी पर है। कैसे 6 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं कैसे मान लूं, मेरे घर से तो 12 किलोमीटर की दूरी पर है, आप कैसे 6 बोल रहे हो। तो जब आपने मुझे ये उत्तर दिया कि रेलवे किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर है, तो आपने क्या माना, आपने अपने घर को मूल बिंदु मान लिया। खुद के घर को मूल बिंदु मान करके आपने अपने घर को मूल बिंदु मान करके स्टेशन की दूरी बताई है। और जब मैं कह रही हूं कि रेलवे स्टेशन की दूरी 12 किलोमीटर है, तो मैं अपने घर को मूल बिंदु मान करके रेलवे स्टेशन की दूरी बता रही हूं। तो यहाँ पर मतलब जो मूल बिंदु है वो भी सबके हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो बिल्कुल सही है, जो आपका मूल बिंदु है, जो रेफरेंस पॉइंट है, वो सबके लिए अलग अलग हो सकता है। आप अलग अलग मूल बिंदु मान सकते हो, ठीक है। तो मूल बिंदु का काम क्या है यहाँ पर, मूल बिंदु की मदद से या मूल बिंदु की सहायता से किसी भी वस्तु की स्थिति को बताना आसान हो जाता है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर कोई पॉइंट बना दूं, मैं बोल दूंगी इसकी स्थिति बताओ, क्या बता पाओगे मुझे इसकी स्थिति। अगर मेरे पास में ये पॉइंट है ए, मैं बोल रही हूँ इसकी स्थिति बताओ, क्या बता पाओगे इसकी स्थिति। नहीं बता पाओगे बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ से इस ए की दूरी बताने के लिए आपके पास में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। किससे कंपेयर करके आप इसकी दूरी मुझे बता पाओगे, इसकी स्थिति बता पाओगे। और यही अगर मैं इस चीज को इस तरीके से ड्रॉ कर दूं, ये 0 1 2 3 4 5, ये मैथ्स में देखा है ना हमने, 1 2, अब तो फिजिक्स में भी देखा ही होगा, 4 5। लेकिन अगर अब मैं आपसे इस वस्तु की इस पॉइंट ए की स्थिति पूछती हूँ तो आप आसानी से बता दोगे। आप मुझे बोलोगे कि मैम बिंदु ए जो है वो एक्स अक्ष से 5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे मान लो कि एक खंड यहाँ पर 1 मीटर
रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप बोल दोगे कि मैम यहाँ पर बिंदु ए जो है वो एक्स अक्ष से 5 मीटर की दूरी पर है और वाई अक्ष से 2 मीटर की दूरी पर है लगभग, है ना। तो जब आप एक्स अक्ष से 5 मीटर की दूरी और वाई अक्ष से 2 मीटर की दूरी पर जाओगे तो आपको एक बिंदु ए यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर बिंदु ए की स्थिति बताने के लिए भी हमने एक सिस्टम का यूज किया है। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी हर बिंदु की स्थिति बताने के लिए हम एक सिस्टम का यूज करते हैं। हम एक सिस्टम का यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों? कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? फिजिक्स में किसी भी वस्तु की पोजीशन को बताने के लिए या फिर किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट, मूल बिंदु का यूज करते हैं। अब यहां पर जो आपका मूल बिंदु है वो आप कैसे बताओगे? उस मूल बिंदु को आप इस रेफरेंस पॉइंट को आप कैसे बताओगे? रेफरेंस पॉइंट को आप इस, मैथ्स में आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है ना, उस कार्टेशियन प्लेन की मदद से आप बताओगे। ठीक है। इस रेफरेंस फ्रेम में क्या होता है? ये हमारा रेफरेंस फ्रेम है या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दो आप इसको। इसकी सहायता से आप क्या करते हो? इसकी सहायता से किसी भी बिंदु की स्थिति बताना काफी आसान हो जाता है। निर्देशांक भी बोल सकते हो। यहाँ पर हम इस फ्रेम का यूज करते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने फिजिक्स में पढ़े हो, सुने हो और नहीं सुने हो तो आज सुन लो कि यहाँ पर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस का इस्तेमाल करते हैं, एक निर्देशांक का इस्तेमाल करते हैं। इसकी इस निर्देशांक की सहायता से हम किसी भी बिंदु की स्थिति बता सकते हैं और फिजिक्स में हम इसी का यूज करने वाले हैं। अब ये जो निर्देशांक है ये अलग अलग भी हो सकता है। मान लो मैं यहाँ पर कह देती हूँ कि कोई बिंदु है मेरे पास में कोई बिंदु है, इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है 2,1,0। क्या बता रहा है ये 2,1,0? यहाँ पर जब हम निर्देशांक बिंदु का इस्तेमाल करते हैं तो चीजों को बेहतर समझने के लिए और कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पर हमेशा ये फिक्स रखते हैं कि पहला वाला नंबर एक्स अक्ष का आपको पॉइंट बता रहा है, दूसरा वाला वाई अक्ष के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है और तीसरा वाला जेड अक्ष के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्योंकि हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं, भले ही हम जो गति है उसको यहाँ पर एक विमीय द्विविमीय गति पढ़ रहे हैं, लेकिन हम 3D वर्ल्ड में रहते हैं इसलिए हमने यहाँ पर 3 अक्ष ली है। यहाँ पर ये हमारी एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और जेड अक्ष है। तो यहाँ पर ये 2 क्या बता रहा है? ये 2 बता रहा है कि भाई एक्स अक्ष से 2 मीटर दूरी पर है ये। अगर मैं एक्स अक्ष से, मैंने उल्टा लिख दिया ना, एक सेकंड बच्चों, आप एक्स अक्ष से जब 2 मीटर दूर जाओगे, जब आप एक्स अक्ष से 2 मीटर दूर और वाई अक्ष से 1 मीटर दूर जाओगे तो आपको एक बिंदु मिलेगा जिसको आप P बोल दो या Q बोल दो या Y बोल दो। ठीक है, तो यहाँ पर, और जैसे इसके कॉमा हम मान लेते हैं 2,1,0 और इसका अगर हम इसके पॉइंट्स निकालना चाहे, अगर हम इस बिंदु के, ये वाला जो बिंदु मैंने पहले बनाया था, अगर आप इसके पॉइंट्स निकालना चाहो तो इसके पॉइंट्स कैसे निकालोगे? जैसे मान लो ये कोई बिंदु B है, अब इसके पॉइंट्स निकालने हो, लगभग ये 4 मीटर दूरी पर आ रहा है, लगभग ये 4 मीटर दूरी पर आ रहा है। ठीक है, और यहां से भी ये 4 मीटर दूरी पर आ रहा है। तो इसके बिंदु क्या हो जाएंगे? 4,4,0, क्योंकि जेड के सापेक्ष तो हम इसकी स्थिति बता ही नहीं रहे हैं। तो किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए हम इन निर्देशांक बिंदुओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो निर्देशांक बिंदु है आप अपने हिसाब से बदल भी सकते हो। यहाँ पर ये जो बिंदु होता है हमारा, इसको हम मूल बिंदु बोलते हैं। इस मूल बिंदु के सापेक्ष ही सारा काम चलता है। ये 0, 0, 0 है, इसके सापेक्ष ही आप किसी भी बिंदु की स्थिति बता सकते हो। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा भी लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख लेंगे वस्तु की स्थिति किस तरीके से बताई जाती है। तो
किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम मूल बिंदु की हम मूल बिंदु की सहायता लेते हैं तथा मूल बिंदु के सापेक्ष मूल बिंदु के सापेक्ष वस्तु वस्तु भी ले सकते हो आप, या फिर किसी अन्य बिंदु की स्थिति बताते, तथा मूल बिंदु के सापेक्ष हम वस्तु की स्थिति बताते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कोई भी वस्तु गति में है या विराम अवस्था में है, उस चीज को समझने से पहले हमें पता होनी चाहिए कि हम वस्तु की स्थिति के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। तो वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ बोल देंगे। इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम मूल बिंदु के सापेक्ष किसी अन्य वस्तु या फिर किसी अन्य बिंदु की स्थिति का पता लगा सकते हैं। डेली लाइफ में आप इस चीज को कैसे कर सकते हो, तो मैंने आपको रेलवे स्टेशन वाला एग्जांपल दिया था कि आप अपने घर को मूल बिंदु मान करके अपने घर से आसपास के किराने की दुकान की दूरी बता रहे हो, तो वहां पर आपका घर आपके लिए मूल बिंदु हो जाएगा। और उसके सापेक्ष आप किराने की दुकान की दूरी बता रहे हो, पास वाले हॉस्टल की दूरी बता रहे हो, पास वाले रेलवे स्टेशन की या स्कूल की दूरी बता रहे हो। तो इस तरीके से हम मूल बिंदुओं को मूल बिंदुओं के सापेक्ष वस्तुओं की स्थिति को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट में जाएंगे अब हम वस्तु की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। जब हम वस्तुओं की अवस्थाओं के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास में वस्तुओं की अवस्थाएं दो प्रकार की होती हैं। किसी भी वस्तु की अगर मैं बात कर रही हूं तो किसी भी वस्तु को अगर मैं देखती हूं नॉर्मली, तो मुझे दो अवस्था में दिखाई दे सकती है। कौन कौन सी अवस्था हो सकती है? या तो हो सकता है वो वस्तु मुझे विराम अवस्था में मिले, या तो हो सकता है कि वो वस्तु मुझे विराम अवस्था में मिले, या हो सकता है कि वो वस्तु मुझे गतिमान दिखे। ठीक है, अभी अगर आप मुझे यहां देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको मैं विराम अवस्था में दिखाई दे रही हूँ, लेकिन वही कोई इंसान अगर मुझे चांद पे जाकर के देखे, मतलब वो इंसान खुद चांद पर चला जाए और फिर चांद पे खड़े होकर के मुझे ऑब्जर्व करे, तो उसी इंसान को मैं गतिमान नजर आऊंगी। तो यहां से हमारे पास में एक टॉपिक और निकलता है कि जो गति है, गति एक सापेक्ष पद है। मोशन इज रिलेटिव। कैसे रिलेटिव है, इस बात को भी हम समझेंगे। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि किसी भी वस्तु को आप विराम अवस्था में कब बोल सकते हो, या फिर किसी भी वस्तु को आप गतिमान कब कह सकते हो। तो यहाँ पर जब भी किसी भी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, सॉरी, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, अवस्थाएं तो ये दोनों खुद हो गई हैं। अगर किसी वस्तु की स्थिति मूल बिंदु या फिर समय के सापेक्ष बदलती है, मूल बिंदु या समय के सापेक्ष बदलती है, आप दोनों में से किसी भी चीज का इस्तेमाल करके गति को परिभाषित कर सकते हो। वैसे मोस्ट ऑफ जगह यहाँ पर टाइम का यूज किया जाता है, लेकिन जो वस्तु की गति है उसको आप मूल बिंदु के सापेक्ष भी समझा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों टर्म्स का यूज कर रही हूं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में मूल बिंदु तथा समय के सापेक्ष बदलाव आता है तो हम कह देंगे कि वह वस्तु गतिमान है।
ठीक है, मान लो कि यहाँ पर कोई इंसान खड़ा था, ये कोई हाउस है, पहले यहाँ पर इंसान खड़ा था, है ना, जब समय 0 सेकंड था। अब टाइम 0 नहीं होता है, जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू करा है ना, टाइम 0 सेकंड मतलब इस समय से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू करा था, मैं देखती हूं कि 5 सेकंड बाद में ये इंसान 5 सेकंड बाद में ये इंसान जो है वो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू पर आ गया है। तो मैं क्या देख रही हूं कि इस इंसान की जो दूरी है वो ए से बढ़ गई है, मतलब यहाँ पर ए मेरे लिए मूल बिंदु हो गया है और इस मूल बिंदु के सापेक्ष इस वस्तु की स्थिति में बदलाव आ गया है। तो मैं कह दूंगी कि यह व्यक्ति या फिर यह वस्तु गतिमान है। और सेम चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हो आप कि जब मैंने इस आदमी को नोटिस करना स्टार्ट किया था t=0 सेकंड पर, तब यह आदमी बिंदु P पर खड़ा था, ठीक है। और जब मैंने 5 सेकंड बाद में इस इंसान को देखा तो 5 सेकंड बाद में इंसान बिंदु Q पर दिखा, तो समय के सापेक्ष इसकी स्थिति में बदलाव आया। अगेन स्थिति तो आपको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा ना भाई, समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में बदलाव आ रहा है। और स्थिति आप कैसे नापते हो, स्थिति आप मूल बिंदु के सापेक्ष देखते हो। तो किसी भी वस्तु की अवस्था, किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है मूल बिंदु तथा समय के सापेक्ष, तो हम क्या कह देंगे कि वह वस्तु गतिमान है। इसके विपरीत अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है, अगर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं आ रहा है मूल बिंदु तथा समय के सापेक्ष, तो हम कह देंगे कि वह वस्तु विराम अवस्था में है। अब डेफिनेशन की टेंशन मत करना, आगे वाली स्लाइड्स पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। यहां हम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति में मूल बिंदु तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है तो वह वस्तु गतिमान कहलाती है। और दूसरी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, यदि किसी वस्तु की स्थिति में मूल बिंदु तथा समय के सापेक्ष परिवर्तन नहीं होता है तो वह वस्तु विराम अवस्था में कहलाएगी। क्या इतना क्लियर है बच्चों? आई होप आपको ये पॉइंट जो है एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आ गए हैं, है ना। बहुत छोटा सा पॉइंट था, बहुत ज्यादा इलैबोरेट किया है, बहुत ज्यादा एग्जांपल्स हमने देखे हैं। अच्छा, गति एक सापेक्ष पद है, इसका मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था कि अभी अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप मुझे नोटिस कर रहे हो, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपके लिए मैं विराम अवस्था में हूँ। यदि अगर मैं आपको चांद पर भेज दूं फिर बोलूं कि मुझे ऑब्जर्व करो, तो आप बोलोगे कि नहीं मैम, आप तो हमें गति करते हुए नजर आ रहे हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि, या फिर आप ऐसे समझ लो कि ये मैं हूं, ठीक है, और ये तुम्हारा दोस्त है और यहाँ हमारी पढ़ाई हो रही है ना, और ये मून पर तुम खड़े हुए हो, तुम जो भी ऑब्जर्वर है मेरा। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि पहले मैं कौन सी हूं, ठीक है, ये मैं हूं, ए पॉइंट पर मैं खड़ी हुई हूं। अब जब मैं बी से पूछती हूं कि मेरी अवस्था क्या है, तो बी बोलता है कि मैम आप विराम अवस्था में हो। बी क्या बोल रहा है कि मैम आप तो विराम अवस्था में हो। देखो, हो सकता है मैंने विराम अवस्था गलत लिख दिया हो, लेकिन रेस्ट में हो सकता है कि बी क्या बोले कि मैम आप तो रेस्ट में हो। लेकिन वही अगर मैं सी से बोलती हूँ कि सी तुम क्या बोलते हो मेरे बारे में कि मेरी अवस्था क्या है, तो सी जो खुद मून पर खड़ा है और हम कहाँ हैं, हम तो अर्थ पर ही रहेंगे, हमें नहीं जाना है एलॉन मस्क के साथ में मार्स पर, है ना, या फिर किसी दूसरे प्लेनेट पर, हम अर्थ पर ही रहना चाहते हैं। तो हम अर्थ पर खड़े होकर के तुमसे पूछ रहे हैं सी से कि बताओ हमारी अवस्था क्या है। तो सी बोल रहा है कि मैं चांद पर खड़े होकर के जब मैम को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे जो मैम है वो कैसी दिखाई दे रही है, वो मुझे गतिमान दिखाई दे रही है ना। और जब बी से सी के बारे में पूछा जा रहा है, ये तो हम ए के लिए पूछ रहे हैं, ए के लिए पूछा तो ये कुछ जवाब आया है। यही अगर मैं बी से पूछूं कि तुम्हें सी की अवस्था क्या नजर आ रही है, तो बी बोलेगा कि भाई मुझे तो सी घूमता हुआ नजर आ रहा है, मुझे तो सी गतिमान नजर आ रहा है। खुद तो ये घूम रहा है और हमें बोल रहा है कि हम गतिमान है। बी के लिए सी गतिमान है ना।
बी के लिए सी गतिमान है और सी के लिए हम दोनों ही गतिमान हैं, क्योंकि वो चांद पर खड़े होकर के हमें देख रहा है और हम चांद के बहाने उसको देख रहे हैं। ठीक है, चलो। और अगर मैं ए से पूछूं कि ए मतलब मैं खुद अगर बी को देखती हूँ तो मुझे बी कैसा नजर आ रहा है, मुझे बी विराम अवस्था में नजर आएगा, मुझे बी विराम अवस्था में नजर आएगा, है ना। और बी को भी मैं विराम अवस्था में नजर आऊंगी। आप बोलोगे मैम हो क्या रहा है, कोई बोल रहा है कि ये विराम अवस्था में, कोई किसी को गतिमान बोल रहा है, एक चीज डिसाइड कर लो कि हो क्या रही है। तो बच्चों यहाँ पर एक चीज हम क्या डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर अर्थ पर जो ए और बी खड़े हैं, मतलब मैं और जो बी इंसान खड़ा है, वो दोनों सेम गति से घूम रहे हैं, है ना। पृथ्वी रिवॉल्व करती है ना सन के अराउंड, तो हम सेम गति से घूम रहे हैं, तो हम एक दूसरे के सापेक्ष विराम अवस्था में हो जाएंगे। वहीं अगर हम किसी तीसरे इंसान को देख रहे हैं अन्य ग्रह पर, तो वो हमें गति करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उसकी जो घूमने की वेलोसिटी है या फिर वेग है वो अलग है। यहाँ पर हम समान गति से दोनों साथ साथ में मूव कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों एक दूसरे के लिए विराम अवस्था है। अच्छा, अब इस चीज को हम धरती पर कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम बस में बैठते हैं, है ना। बस में बैठ करके जब हम जाते हैं तो ये इंसान ए है, ये इंसान बी है और ये बाहर खड़ा हुआ इंसान सी है। तो बस में ये दोनों बस में जा रहे हैं, बस की स्पीड है 10 मीटर प्रति सेकंड, बहुत धीरे चल रही है, थोड़ा तेज करते हैं इसको, है ना। इतनी धीरे धीरे बस चलेगी तो मजा नहीं आएगा, गर्मी और हो रही है। चलो, तो यहाँ पर जो बस है वो हमारी चल रही है 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। मतलब बस में ये जो दोनों इंसान बैठे हैं, ये दोनों भी किस गति से मूव कर रहे हैं, 50 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। और ये आदमी बाहर खड़ा है, तो बाहर खड़ा हुआ है तो हम मान लेते भाई ये तो गति कर नहीं रहा है। जब मैं ए से पूछती हूँ कि बताओ बी की अवस्था बताओ, तो ए बोलता है कि बी तो विराम अवस्था में है। और मैं पूछती हूँ कि ए चलो तुम अब सी की बताओ, सी की अवस्था बताओ, तो सी बोलता है कि जो ए बोलता है कि जो सी है वो गतिमान है। क्यों, आपने देखा है ना कि जब भी हम गाड़ियों में बैठ करके जाते हैं तो बाहर पड़ी हुई वस्तुएं हमें पीछे की ओर जाती दिखाई देती है। तो ऐसा ही कुछ ए बी और सी के साथ में भी हो रहा है कि जब ए और बी दोनों बस में बैठ करके जा रहे हैं तो उन्हें जो सी जो बाहर खड़ा है वो पीछे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ए और बी के लिए सी गतिमान है, सी के लिए ए बी दोनों गतिमान है, बस में आगे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और ए बी के लिए वो एक दूसरे के सापेक्ष वो विराम अवस्था में है, क्योंकि वो दोनों ही सेम गति से मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप किस बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति को देख रहे हैं, ये बताता है कि कोई वस्तु जो है, जब आप उसको डिफरेंट डिफरेंट बिंदुओं से ऑब्जर्व करते हो, जब आप किसी वस्तुओं को अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्व करते हो, तो हो सकता है कि एक वस्तु किसी एक इंसान के लिए गतिमान हो और वही वस्तु किसी दूसरे इंसान के लिए विराम अवस्था में हो। डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पीओवी क्या है। तो इस हिसाब से इन सारी सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हुए हम कहते हैं कि जो गति है वो हमारी एक सापेक्ष टर्म है, एक रिलेटिव टर्म है, क्योंकि एक वस्तु जो किसी इंसान के लिए विराम अवस्था में है, वही वस्तु किसी दूसरे इंसान के लिए गतिमान भी हो सकती है। आई होप आपका ये पॉइंट अब क्लियर है। ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ इसमें टफ नहीं है, सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि दिमाग के किसी कोने में ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपकी स्टोर थी वो अब धीरे धीरे निकल करके बाहर आ भी रही है और दोबारा से समझ भी आ रही है और पुराना वाला भी रिकॉल हमें होता जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप एक काम करो कि स्क्रीनशॉट अगर आपको इतने से टॉपिक का लेना है तो आप ले लो। ये गति का आ गया है हमारे पास में, और गति से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं, किसी गतिमान कण द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय किए गए वास्तविक, नहीं ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, अभी हम आए नहीं है। तो आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर है, आई होप ये सारी चीजें आपकी क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे और अब हम देखेंगे कि किसी वस्तु ने किसी वस्तु की गति को समझाने के लिए हमारे पास में कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं। तो किसी भी वस्तु की
गति को समझाने के लिए हमारे पास में अनेक प्रकार की भौतिक राशियां हैं, जैसे जैसे दूरी, है ना। तो कोई भी वस्तु जब गति करती है तो उस वस्तु की गति को समझाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम दूरी के सापेक्ष समझा सकते हैं कि उस इंसान ने या फिर उस वस्तु ने कितनी गति की है। ये थोड़ा अनटाइडी लग रहा है, हम इसको थोड़ा प्रॉपरली लिख लेते हैं। हाइट छोटी मेरी, ऊपर तक हाथ नहीं जाता, इसलिए मैं ऊपर नहीं लिख रही हूँ, नीचे लिख रही हूँ। तो यहाँ गति को समझाने के लिए हम कौन कौन सी टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे, हम दूरी का इस्तेमाल करेंगे, दूरी समझेंगे क्या होता है, हम विस्थापन के बारे में बात करने वाले हैं, आई होप आपको सब याद है। हम चाल के बारे में बात करेंगे, हम वेग के बारे में बात करेंगे और हम त्वरण के बारे में बात करेंगे। आई होप याद आ रहा होगा कि हाँ 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 हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। सबसे पहले दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होती है। अच्छा, दूरी और विस्थापन जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था तो एक चीज मैंने आपको नहीं करवाई थी कि उनको, है ना, भौतिक राशियों को हम और भी तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, जिनका सिर्फ आंकिक मान होता है, उनकी कोई भी दिशा नहीं होती है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनका सिर्फ आंकिक मान होता है और उनकी कोई दिशा नहीं होती है, तो ऐसी भौतिक राशियों को हम अदिश राशियां बोलते हैं। और ऐसी भौतिक राशियां जिनके आंकिक मान के साथ साथ में दिशा भी जुड़ी हुई होती है, ऐसी भौतिक राशियों को हम सदिश राशियां बोलते हैं। स मतलब साथ में, दिशा मतलब ऐसी भौतिक राशियां जिनके साथ में दिशा भी जुड़ी हुई है। जैसे वेग, जब भी मैं वेग की बात करूंगी तो वेग के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ तो आपको बोलूंगी कि मैं सदिश राशि है, मतलब ये सिर्फ आंकिक मान को नहीं देखेगा। अगर वेग की मैं गणना कर रही हूं और अचानक से अगर वस्तु की दिशा बदल जाती है तो मेरा वेग भी बदल जाएगा। लेकिन वहीं अगर मैं चाल की बात करती हूं तो मैं डायरेक्शन को कंसीडर नहीं करूंगी, मैं दिशा को कंसीडर नहीं करूंगी। अगर मैं चाल की गणना कर रही हूं और चाल की गणना करते समय किसी वस्तु की दिशा में परिवर्तन होता है तो चाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अदिश राशि है। चाल क्या बोलेगी, मैं क्या करूं, मैं तो अदिश राशि हूं, तो तुम दिशा बदलो तो मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वेग क्या बोलेगा कि नहीं नहीं भाई, मेरी तो फीलिंग्स है, मुझे तो फर्क पड़ता है, मैं तो एक सदिश राशि हूं, दिशा बदलोगे तो मेरे ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, मेरे ऊपर प्रभाव पड़ेगा, तो प्लीज दिशा मत बदलो, या फिर बदलो तो ढंग की दिशा बदलो। अब जो भी है वो उसका पर्सनल है, हम उसके पर्सनल मैटर में नहीं जाएंगे। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि कुछ ऐसी राशियां होती है, कुछ ऐसी राशियां होती है जिनका आंकिक मान और दिशा दोनों होता है। मतलब ऐसी राशियों की अगर दिशा में परिवर्तन होगा तो उस भौतिक राशि की जो वैल्यू है, जो उसका वैल्यू है, जो भी उसका नंबर आ रहा है, जो भी उसका आंकिक मान है, हो सकता है उसमें बदलाव हो जाए। लेकिन कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जिनके अंदर दिशा इंक्लूड नहीं होती है, दिशा में परिवर्तन होने पर उन राशियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे 10 किलो सेब मैं ले आई तो दिशा बदलने से 10 किलो सेब पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा अदिश राशि हो जाएगी, है ना, अदिश राशि हो जाएगी हमारी। होप सो ये पॉइंट क्लियर है आपका। अब हम दूरी के बारे में बात करेंगे। दूरी क्या होता है, मान लो ये मेरे पास में कोई कण है ए, ये कोई मेरे पास में दूसरा कण है बी। इस ए से बी तक जाने के लिए, इस ए से बी तक जाने के लिए मेरे पास में कई रास्ते हैं। जैसे हो सकता है कि ए से बी तक जाने के लिए मैं ये रास्ता ले लूं, है ना, इसको मैं बोल देती हूं ये हमारा पथ नंबर 1 है। हो सकता है ए से बी तक जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता भी हो, मुझे पता नहीं था, ये थोड़ा छोटा है और ये कुछ इस तरीके से आता है, इसे मैं पथ नंबर 2 बोल देती हूँ। हो सकता है ए से बी तक जाने के लिए कोई तीसरा रास्ता भी हो, जो बिल्कुल इस तरीके से ऐसे करके यू घूम करके आता हो, इसे मैं पथ 3 कह देती हूँ। ठीक है, और हो सकता है कि ए से बी तक जाने के लिए कोई एक सिंपल रास्ता भी हो जो बिल्कुल सीधा ऐसे जाता हो, इसे मैं पथ 4 बोल देती हूँ। तो हम देख रहे हैं एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, है ना, बहुत सारे तरीके हैं ए से बी तक पहुंचने के लिए।
डिपेंड करता है कि आप कहां से जा रहे हो। ठीक है, इतना समझ में आया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचने के लिए अनेक रास्ते हो सकते हैं, अनेक तरीके हो सकते हैं। तो उन अनेक तरीकों में से अब हमें क्या मतलब है भाई, हो सकते हैं, हमें थोड़ी जाना है ए से बी तक, पर हमें फिजिक्स तो पढ़नी है ना, इसलिए इस पर फोकस करो। तो यहाँ पर ए से बी तक पहुंचने के लिए अनेक तरीके हैं। यहाँ पर पथ एक है। मान लो कि कोई वस्तु या मान लो कि कोई इंसान है, कोई पर्सन नंबर 1 है, कोई पर्सन नंबर 1 है, वो कहाँ से गया है, वो ए रास्ते से गया है। कोई पर्सन नंबर 1 है, वो कौन से रास्ते से गया है, पथ नंबर 1 से गया है। वो पथ नंबर 1 से गया है। तो पथ नंबर 1 का जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, पथ नंबर 1 की जो दूरी है वो कितनी है, मान लो वो है 50 किलोमीटर। वहीं कोई इंसान पथ नंबर 2 से गया है, तो पथ नंबर बी की या फिर पथ नंबर 2 की दूरी कितनी हो जाएगी, तो पथ नंबर 2 की दूरी है, मान लो कम है ना डिस्टेंस, तो मान लो होगा 30 किलोमीटर। वहीं कोई इंसान है, वो बोलता रहे मैं तो इतना लंबा घूम के आया हूं, तो पथ नंबर 3 की दूरी हो जाएगी 100 किलोमीटर। और यही कोई समझदार इंसान था, उसने बोला कि एक बार सीधा सीधा जाकर के देखते हैं, तो वो चौथे नंबर वाले पथ से आया है, तो चौथे पथ की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, मात्र सिर्फ 10 किलोमीटर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इंसान नंबर 1 जो है पथ 1 से आया है, तो उसके लिए उसने वास्तविक में कितनी दूरी तय करी है, तो उसने वास्तविक में 50 किलोमीटर की दूरी तय करी है। यही इंसान नंबर 2 ने, व्यक्ति नंबर 2 ने कितनी दूरी तय करी है, 30 किलोमीटर की दूरी तय करी है, क्योंकि वो दूसरे नंबर के पथ से आया है। उसी तरीके से तीसरे इंसान ने कितनी वास्तविक दूरी तय करी है, कितनी वास्तविक दूरी तय की है, तो उसने वास्तविक दूरी तय करी है 100 किलोमीटर, क्योंकि वो तीसरे वाले पथ से चल करके आया था। वहीं अगर मैं पूछूं कि चौथे इंसान ने कितनी दूरी तय करी है, कितनी वास्तविक दूरी तय करी है, तो चौथे नंबर के इंसान ने जो वास्तविक दूरी तय करी है वो कितनी है, 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर इंसान के लिए जो दूरी है वो अलग है। क्यों? क्योंकि दूरी क्या होती है, क्योंकि दूरी होती है वास्तविक पथ की लंबाई। यहाँ पर दूरी को हम कैसे परिभाषित करेंगे, दूरी होती है वास्तविक पथ की लंबाई। आप एक्चुअल में कितना पाथ ट्रेवल कर रहे हो, आप असल में किस मार्ग से जा रहे हो, उस मार्ग की जो दूरी होगी वही आपका डिस्टेंस यानी कि दूरी कहलाएगा। उस दोनों पॉइंट के बीच में आप ए बिंदु से बी बिंदु पर जा रहे हो, ए बिंदु से बी बिंदु पर जाने के लिए आपने कौन सा पथ चुना है, उस पथ की वास्तविक लंबाई को ही आप क्या बोल दोगे, दूरी बोल दोगे। यहाँ पर अगर मैं पूछूं कि ए तथा बी की दूरी बताओ दूसरे पथ से जाने के लिए, अगर मैं दूसरे रास्ते से जाती हूं, अगर मैं पथ नंबर 2 से जाती हूं, तो पथ नंबर 2 से जाने पर मुझे वास्तविक में कितनी लंबाई तय करनी पड़ेगी, मुझे वास्तविक में 30 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में अगर मैं दूसरे पथ से जाती हूं, तो मेरे द्वारा वास्तविक तय की गई दूरी कितनी होगी, 30 किलोमीटर होगी, क्योंकि मैंने वास्तविक लंबाई कितनी तय की है, 30 किलोमीटर की तय की है। अब मैम इतने सारे एग्जाम्पल क्यों बताए, तो वैसे भी समझ में आ जाता, तो हो सकता है समझ में आ जाए, लेकिन आगे और भी कुछ पॉइंट है जो हमें इसकी मदद से और ज्यादा क्लियर होंगे। ठीक है, उसी प्रकार से
एक और टर्म आपको यहाँ दिख रही होगी जिसको हम विस्थापन बोल रहे हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई असल में हम जिस पथ से चल करके जा रहे हैं उस पथ की जो वास्तविक लंबाई होगी वही हमारे लिए दूरी कहलाएगी। अगर मैं पथ नंबर 1 से जाती हूँ तो मेरे लिए दूरी 50 किलोमीटर हो जाएगी। यदि मैं पथ नंबर 2 से जाती हूँ तो मेरे लिए दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। यदि मैं पथ नंबर 3 से जाती हूँ तो मेरे लिए दूरी 100 किलोमीटर हो जाएगी। और अगर मैं पथ नंबर 4 से जा रही हूँ तो मेरे लिए दूरी 10 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन यहां पर एक और टर्म आ रही है, विस्थापन। विस्थापन क्या है फिर? तो विस्थापन बोलता है कि मेरे को मतलब ही नहीं है कि तुम कोई से भी पथ से जाओ, है ना, मैं तो बस ये देखूंगा कि प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक मतलब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, और जो हमारा अंतिम बिंदु है मतलब फाइनल पॉइंट। तो प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच का सबसे छोटा पथ क्या बोलेगा? विस्थापन। कि मुझे मतलब नहीं है कि तुम वास्तविक में कितनी लंबाई तय करके जा रहे हो, मैं अपने आप की परिभाषा कैसे दूंगा कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जो लघुत्तम पथ होगा वही मैं हूं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जो लघुत्तम पथ की लंबाई होगी वही आपका विस्थापन कहलाएगा। मतलब अगर मैं आपको पूछूं इस डायग्राम में दूरी क्या है, तो इस डायग्राम के अंदर आपको 4 अलग अलग दूरियां ए से बी तक जाने के लिए 4 अलग अलग दूरियां दिखाई दे रही है। लेकिन वही अगर मैं पूछूं ए से बी तक जाने के लिए विस्थापन कितना होगा, तो विस्थापन केवल 1 होगा। क्योंकि किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए जो सबसे लघुत्तम पथ होता है वो हमेशा एक सरल सीधी रेखा होती है। तो ए से बी तक जाने के लिए जो विस्थापन होगा वो एक सीधी रेखा होगा, और वो सीधी रेखा केवल एक ही होती है। तो हम ये भी यहाँ पर पॉइंट नोट कर रहे हैं कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए अलग अलग दूरियां हो सकती है, लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए विस्थापन केवल एक ही होता है। और विस्थापन क्या है? अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के बीच के लघुत्तम पथ की लंबाई को हम विस्थापन बोल रहे हैं। तो जो दो बिंदुओं के बीच का जो सबसे लघुत्तम पथ होगा वो विस्थापन, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए आपने वास्तविक में कौन सा पथ चुना है उस पथ की लंबाई क्या हो जाएगी? आपकी दूरी हो जाएगी। तो आई होप ये चीज आपकी क्लियर है यहाँ पर। तो विस्थापन भी हम लिख लेते हैं, विस्थापन को भी हम यहां लिख लेंगे कि विस्थापन क्या हो जाएगा? प्रारंभिक प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की लघुत्तम दूरी। ठीक है, अब यहां से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कंसीडर करेंगे। यहां पर अगर हम दूरी तथा विस्थापन को देखते हैं तो दूरी क्या है? वास्तविक पथ की लंबाई, जिस पथ से आप चल करके जा रहे हो वो आपकी दूरी हो जाएगी, उस पथ की जो एक्चुअल लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पर एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ आएगा ना। तो आप जिस पथ से चल करके जा रहे हो उसकी लंबाई आपके लिए दूरी हो जाएगी, और उन्हीं दो बिंदुओं के बीच का जो लघुत्तम पथ की लंबाई होगी वो आपका विस्थापन हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये है, क्या दूरी और विस्थापन एक बराबर हो सकते हैं? देखो, दूरी और विस्थापन एक बराबर हो सकते हैं तो बिल्कुल। यहाँ पर दूरी को अगर मान लो मैं डिस्टेंस d से बता रही हूँ और विस्थापन को s से बता रही हूँ, तो हाँ बच्चों, बिल्कुल दूरी और विस्थापन बराबर हो सकते हैं। हो सकता है कि मैं
हो सकता है कि मैं ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए मैंने पथ 4 ही इस्तेमाल किया हो। मैं इन 3 बड़े रास्तों में शॉर्टकट जानती थी पहले से ही, मैं पहले से ही शॉर्टकट जानती थी, मैंने बड़े वाले पथों को अवॉइड किया है और मैं हमेशा मतलब मैं जो है ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने के लिए मैंने पथ 4 का इस्तेमाल किया है। तो मेरे द्वारा वास्तविक चली दूरी कितनी हो जाएगी? पथ 4 की लंबाई, और ए से बी तक पहुंचने के लिए जो लघुत्तम पथ है वो भी कौन सा है? पथ 4 ही तो है। तो इस स्थिति में मेरा दूरी और विस्थापन दोनों एक समान हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि दूरी और विस्थापन एक समान हो सकते हैं यदि यदि वस्तु द्वारा तय की गई जो दूरी है वो क्या हो? एक सरल सीधी रेखा हो दो बिंदुओं के बीच में। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो आपकी दूरी है, क्या दूरी कभी ऋणात्मक हो सकती है? क्या दूरी कभी ऋणात्मक हो सकती है? अच्छा, ऋणात्मक धनात्मक की बात कहां से आई? क्योंकि मैं बोल रही हूं जो दूरी है वो आपकी एक अदिश राशि है। दूरी आपकी अदिश राशि, चलो उसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। दूरी आपकी एक अदिश राशि है। डेफिनेशन में प्रीवियस स्लाइड पे लिखवा चुकी हूं, तो डेफिनेशन आप इस डिफरेंस में मेंशन कर लेना। यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है, एक अदिश भौतिक राशि है, मतलब ये दिशा पर निर्भर नहीं करती है। वहीं अगर मैं विस्थापन की बात करूं तो विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। तो यहां हम लिख देंगे कि विस्थापन सदिश राशि है, मतलब ये दिशा पर निर्भर करती है। और दूरी जो है वो अदिश राशि है क्योंकि वो दिशा पर निर्भर नहीं करती है। दूरी जो है हमेशा धनात्मक होगी। दूरी जो है वो धनात्मक होगी। दूरी हमेशा धनात्मक होगी। और विस्थापन जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। दूरी कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, ये कभी भी शून्य नहीं होगी, कभी भी शून्य नहीं हो सकती है। ये शून्य भी हो सकती है। कैसे हो सकती है अभी बताती हूँ। शून्य हो सकती है, क्या हो सकता है? शून्य हो सकता है। कैसे? ऐसे। कैसे हो सकता है? तो ऐसे हो सकता है ये कि मान लो ए बिंदु और बी बिंदु, कोई दो बिंदु है। एक इंसान ए बिंदु से बी बिंदु तक गया और बी बिंदु से वापस ए बिंदु पर आ गया है। तो इस स्थिति में जब ए से बी पर गया, बी से वापस ए पर आया, तो ए से बी, बी से ए, उसने ए से शुरू करा और घूम करके वापस ए पर ही आ गया है। तो इस केस के अंदर जो अंतिम बिंदु है और प्रारंभिक बिंदु है दोनों एक ही हो गए हैं। तो जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों ही सेम है तो दोनों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। तो इस केस के अंदर जो आपका विस्थापन है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। जब कोई इंसान प्रारंभिक बिंदु से घूम करके वापस प्रारंभिक बिंदु पर ही आ जाता है तो उस स्थिति के अंदर विस्थापन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर मान लो इस पथ की लंबाई 10 मीटर है, तो इस केस के अंदर जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी? 20 मीटर हो जाएगी, क्योंकि पहले इंसान ए से बी 10 मीटर गया है और वापस बी से ए 10 मीटर आया। तो कितना हो गया है ये टोटल? इसने कितनी दूरी तय कर ली है? इसने 20 मीटर की दूरी तय करी है। पर विस्थापन क्या बोलता है? प्रारंभिक तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु दोनों ही ए हो गए, तो दोनों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? शून्य। तो यहाँ पर विस्थापन शून्य हो जाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव कैसे हो सकता है? तो नेगेटिव बच्चों ऐसे हो सकता है कि P और Q कोई दो पॉइंट है। तुमने बचपन में इंटीजर्स पढ़े होंगे ना, -1, -2, -3, -4। हिंदी में क्या बोलते हैं उनको? मुझे याद नहीं है। यहाँ पर मान लो यहां से यहां तक की दूरी P से Q के बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। मैं बोल रही हूं कि अगर वस्तु इस दिशा में जा रही है तो आप उसको धनात्मक लोगे, क्योंकि जो वेक्टर है, जो क्योंकि आपका जो विस्थापन है वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, तो दिशा पर निर्भर करता है। और अगर वो विपरीत दिशा में आएगा तो उसका जो डिस्टेंस है वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर
यहाँ पर ये नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। मान लो हमारे पास में 3 केस है कि और एक कोई बिंदु है R, ठीक है, तो इसकी दूरी कितनी है 5 मीटर है। कोई वस्तु P से Q पर गई है, तो P से Q पर जाने के लिए विस्थापन कितना हो जाएगा 10 मीटर। वस्तु P से P पर वापस आ गई है, P से गई और P पर ही वापस आ गई है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा 0 मीटर, क्योंकि अंतिम बिंदु और प्रारंभिक बिंदु दोनों एक समान है। अब मैं बोल रही हूं कि जो वस्तु है वो P से R पर गई है ना। वस्तु जो है पहले P से इसको ऐसे ले लेते हैं कि वस्तु जो है वो पहले P से Q पर गई है, वस्तु जो है वो पहले P से Q पर गई है, फिर Q से R पर गई है। पहले P से Q पर गई, फिर Q से R पर गई है। तो इस स्थिति के अंदर आप इस रास्ते को कैसे दे सकते हो, PQ पहले P से Q पर गई, फिर Q से R पर गई। P से Q के बीच की दूरी कितनी है 10 मीटर। अब जब ये विपरीत दिशा में चल रही है तो विपरीत दिशा में चलने वाले डिस्टेंस को मैं नेगेटिव ले लेती हूँ, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 5 15, मतलब -15 मीटर की दूरी उसने तय करी है। तो यहाँ पर वस्तु द्वारा जो तय किया गया विस्थापन होगा वो कितना होगा -5 मीटर। अब यहाँ पर 5 -5 दिखा क्या रहा है, यहाँ पर -5 दिखा रहा है कि जो वस्तु है उसने विपरीत दिशा के अंदर, P के विपरीत दिशा के अंदर दूरी तय करी है। अगर मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि P से R की दूरी जो है वो -5 मीटर है, सॉरी P से R का जो विस्थापन है वो 5 मीटर है, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह क्या दिखा रहा है कि R बिंदु जो है वो P से विपरीत दिशा में है, पीछे की तरफ है। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में किस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रखी है। हो सकता है कि इस चीज का विस्थापन आपको +5 भी कोई निकाल करके दिखा दे, तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके का है। तो जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पर आपका डाउट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसका एसआई मात्रक क्या होता है वो भी देख लो। इसका एसआई मात्रक होगा, लंबाई है ना, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है मीटर, और सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। इसकी विमा कितनी हो जाएगी, इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, देखो मास तो 0 है, लंबाई का है सिर्फ और T0। सेम टू सेम सारी चीजें इसमें सेम ही है कि इसका एसआई मात्रक कितना होता है, इसका एसआई मात्रक कितना हो जाएगा मीटर, सीजीएस मात्रक कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, सीजीएस मात्रक कितना हो जाएगा इसका सेंटीमीटर, और इसका विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, इसका विमीय सूत्र हो जाएगा, द्रव्यमान तो है ही नहीं, लंबाई है, समय इंक्लूड ही नहीं है तो 0, तो इसका विमीय सूत्र है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई है। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे हम, जो कि है चाल। अभी तक हमने जो पढ़ा एक बार उसको हम रिकैप कर लेते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ निर्देश बिंदु के सापेक्ष अगर बदल रही है तो हम कह देंगे कि वस्तु गति में है, जैसे गतिशील कार बस इनका एग्जाम्पल हो गया। और अगर वस्तु की स्थिति मूल बिंदु के सापेक्ष तथा समय के सापेक्ष नहीं बदल रही है तो हम बोल देंगे कि वस्तु विराम अवस्था में है। अब वस्तु की गति को बताने के लिए हमारे पास में कुछ स्पेसिफिक भौतिक राशियां हैं। सबसे पहले हम दूरी के बारे में बात कर लेते हैं। किसी गतिमान कण द्वारा किसी निश्चित समय अंतराल में तय की गई वास्तविक पथ की लंबाई को, तो किसी गतिमान कण द्वारा वास्तविक पथ की तय किए गए वास्तविक पथ की लंबाई को हम क्या बोल देंगे दूरी कह देंगे। दूरी हमारी एक आदिश राशि है तथा इसका मात्रक मीटर है। कोई कण अगर P से Q तक जा रहा है तो P से Q तक जाने के लिए वो पथ PRQ का भी इस्तेमाल कर सकता है। हो सकता है कि वो इस पथ से जा रहा हो, या फिर हो सकता है तो अगर वो PQR पथ से जा रहा है, सॉरी PRQ पथ से जा रहा है, अगर वो PRQ पथ से जा रहा है तो इस स्थिति में P से Q तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर PRQ की जो लंबाई होगी वही PQ के बीच की दूरी हो जाएगी। विस्थापन क्या है, किसी वस्तु की गति की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की जो सबसे न्यूनतम जो लघुत्तम दूरी होगी वह उस वस्तु का विस्थापन कहलाता है। यह कण की गति की प्रारंभिक, यह कण के गति के प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के
स्थिति सदिशों के परावर्तन के बराबर है। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रक भी मीटर है। मतलब यहाँ पर P और Q जो था हमारा प्रारंभिक और अंतिम बिंदु था, तो P और Q के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वह हमारा विस्थापन हो जाएगा। और P से Q तक जाने के लिए हमने असल में किस पाथ को फॉलो किया है, किस पथ पर हम चल करके गए हैं, तो उस पथ की वास्तविक लंबाई को हम क्या बोल देंगे, उस पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी, और दोनों बिंदुओं के बीच की जो लघुत्तम दूरी होगी उसको हम विस्थापन बोल देंगे। ये आदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, दोनों का ही जो एसआई मात्रक है वो मीटर है। अब हम चाल पर आते हैं। चाल क्या होती है, यहां पर हम चाल के बारे में डिस्कस करेंगे। अब किसी गतिमान कण द्वारा, किसी गतिमान वस्तु या फिर कण द्वारा प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु की चाल कहते हैं। यह एक आदिश राशि है और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड है। चाल मुख्यतः, मतलब जो चाल के प्रकार दे रखे हैं, तो सबसे पहले चाल क्या होती है, चाल को समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लो ये कोई लड़का है चिंटू, पॉइंट यू से पॉइंट वी तक जाने के लिए इसने कितना समय लिया है, इसने समय लिया है 5 सेकंड का। पॉइंट यू से पॉइंट वी तक जाने के लिए इसने समय लिया है 5 सेकंड का, और पॉइंट यू से पॉइंट वी के बीच की जो दूरी है वो है 20 मीटर। तो किसी भी वस्तु की चाल, यहां पर हमारे चिंटू की चाल कितनी हो जाएगी, तो हमारे चिंटू की चाल हो जाएगी तय की गई दूरी बटा लिया गया समय, कि उसने किसी दूरी को तय करने के लिए कितना समय लिया है। अब जब आप समय से भाग दे रहे हो किसी भी चीज को, तो आप देख रहे हो कि एकांक समय में 1 सेकंड के अंदर वो वस्तु कितने मीटर चल रही है। तो यहाँ पर लिया गया समय लिख देती हूं मैं पहले, लिया गया समय। अब चिंटू ने दूरी कितनी तय करी है, 20 मीटर की, और समय उसने लिया है 20 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 5 सेकंड। मतलब 5 सेकंड में वो 20 मीटर चल रहा है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगा, 1 सेकंड के अंदर वो 4 मीटर चलेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि चिंटू की जो चाल है वो क्या है, 4 मीटर प्रति सेकंड है। मतलब चिंटू प्रति 4 सेकंड 1 सेकंड में, नहीं सॉरी, मतलब यहाँ पर चिंटू जो है वो 4 मीटर की दूरी 1 सेकंड में कवर कर लेता है। क्या कर रहा है चिंटू, 4 मीटर की दूरी 1 सेकंड में कवर कर रहा है। तो एकांक समय में चिंटू द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, एकांक समय में चिंटू द्वारा तय की गई दूरी है 4 मीटर। तो वही क्या हो जाएगी, चिंटू की चाल हो जाएगी। भाई पर चाल एक जैसी तो होती नहीं है, चाल तो अलग अलग होती है। यही अगर मैं अकेले अकेले जाऊंगी तो तेज तेज चलते हुए जाऊंगी, लेकिन यही अगर मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई तो मैं उससे धीरे धीरे बातें करते हुए जाऊंगी। या फिर हो सकता है कि मैं और मेरी फ्रेंड स्कूटी पे बैठ करके घूमने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाला रोड था तो मैं धीरे धीरे गाड़ी चला रही थी, फिर थोड़ा सा रोड खाली हुआ तो मैंने थोड़ी तेज गाड़ी चलाई, फिर हाईवे आ गया। वैसे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, है ना, ये वार्निंग है। तो हाईवे आया तो रोड और ज्यादा खाली दिखा, ब्रॉड दिखा, तो मैंने कहा चलो और तेज गाड़ी चलाते हैं। फिर अचानक से वापस मुझे दिखा बीच में कहीं मेला लगा हुआ है तो बहुत सारे लोगों की भीड़ है, तो वापस मेरी गाड़ी की स्पीड धीरे हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो चाल है वो हमेशा एक समान नहीं होती है, चाल जो है वो अलग अलग तरीके की होती है। अब यहाँ पर प्रैक्टिकली बात कर रही हूं मैं, प्रैक्टिकली जो है किसी भी इंसान की चाल जो है वो कभी भी एक समान नहीं हो सकती है। कभी भी कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर ही नहीं सकता है, प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो। लेकिन फिर भी हम पहले एक समान चाल को समझेंगे क्या होती है, एक समान चाल को समझेंगे, असमान चाल को समझेंगे, फिर हम औसत चाल पर आएंगे। क्योंकि प्रैक्टिकली तो एक समान चाल से कोई वस्तु चलती ही नहीं है, असमान चाल से वस्तु चलती है। मतलब हर वस्तु की जो चाल है वो बार बार बदलती रहती है। तो जब बार बार चाल बदल रही है तो हम बार बार थोड़ी बोलेंगे कि भाई अभी इंसान 10 किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है, फिर इसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति आवर हो गई थी, फिर ये 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से आया है। नहीं, ऐसे नहीं बताएंगे। फिर हम बोलेंगे कि ये जो इंसान है ये 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल करके आया। मतलब हम उसकी औसत चाल निकाल लेंगे कि लगभग पूरे रास्ते के दौरान इसकी इतनी स्पीड रही होगी। तो वो उस पर हम बाद में आएंगे। पहले हम एक समान चाल तथा मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाल है हम यहाँ पर वो कंसीडर कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पर सुंदर सा।
मैं फ्री हैंड से ही बना लेती हूँ, बहुत टाइम लगेगा इसमें। और एक और बॉक्स, क्योंकि हम 2 स्टडी करेंगे। यहां पर ऊपर मैं ले रही हूं तय की गई दूरी मीटर में, और नीचे मैं ले रही हूं समय को सेकंड में। यहां पर भी ऊपर मैं ले रही हूं दूरी मीटर में और तय किया गया समय सेकंड में। यहाँ पर दूरी ले रहे हैं हम मीटर में और समय ले रहे हैं हम सेकंड में। सेम चीज यहाँ लिख लेती हूँ मैं कि दूरी ले रही हूँ मीटर में और समय ले रही हूँ सेकंड में। जब मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तो t इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो दोनों में 0। सबसे पहले इस वस्तु की बात करते हैं। यहाँ पर हम इस इंसान की बात करते हैं कि इंसान है, गाड़ी चलाते हुए जा रहा था, और थोड़ी गर्दन टेढ़ी हो गई इसकी, पर कोई नहीं। यहाँ पर ये इंसान जब गाड़ी चलाते हुए जा रहा था और जब मैंने इसको ऑब्जर्व करना चालू करा t बराबर 0 सेकंड पर, तो इसके द्वारा जो तय की गई दूरी थी वो भी कितनी थी? 0 मीटर थी। फिर मैंने 1 सेकंड बाद देखा तो इसके द्वारा तय की गई दूरी थी 2 मीटर। जब मैंने 2 सेकंड पर इसको नोट किया, 2 सेकंड बाद इसको नोट किया, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी हो गई थी 4 मीटर। उसी प्रकार जब मैंने इसको 3 सेकंड बाद नोट किया तो मूल बिंदु से इस इंसान की दूरी हो गई थी 6 मीटर। मतलब ये मेरा मूल बिंदु है जहां पर t इज इक्वल टू 0 है और d इज इक्वल टू दूरी बराबर भी 0 है। तो समय 1 सेकंड पर इसने 2 मीटर दूरी तय कर ली थी, समय 2 सेकंड पर इसने 4 मीटर की दूरी तय कर ली थी, और समय बराबर 3 सेकंड पर इसने मूल बिंदु से 6 मीटर की दूरी तय कर ली थी। तो ये तो मूल बिंदु से आ गया। प्रति सेकंड इसने कितनी दूरी तय करी है? तो प्रति सेकंड इसने 2 मीटर की दूरी तय करी है। हर सेकंड में ये 2 मीटर की दूरी तय कर रहा है। तो जब भी कोई वस्तु एकांक समय में नियत दूरी तय करती है, फिक्स्ड मतलब भाई हर सेकंड में 2 मीटर चल रही है ना, तो जब भी कोई वस्तु एकांक समय में नियत दूरी को तय करती है तो हम कह देते हैं कि जो वह वस्तु है वो है एक समान चाल से चल रही है। यहाँ पर हर केस के अंदर अगर आप चाल निकालते हो तो आपको चाल क्या मिलेगी? हर केस में अगर मैं चाल निकालू, मतलब अगर इसको, तो भाई इसका तो 0 ही आएगा क्योंकि गाड़ी उस समय खड़ी थी। ये मेरा केस 1 ले लू, इसको मैं केस 2 ले लू, इसको मैं केस 3 ले लू, तो केस 1 के अंदर देखो, केस 1 के अंदर चाल कितनी हो जाएगी? दूरी कितनी है? दूरी बटा समय होता है ना, 2/1, 2 मीटर प्रति सेकंड। केस 2 को देखो, केस 2 में उसने 2 सेकंड के अंदर उसने दूरी कितनी तय करी? 4 मीटर। तो चाल कितनी आ गई है? 2 मीटर प्रति सेकंड। केस 3 के अंदर देखो, उसने दूरी कितनी तय करी है? 6 मीटर, और समय कितना लिया है? 3 सेकंड। तो इस केस में भी उसकी चाल कितनी आई है? 2 मीटर प्रति सेकंड। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी कोई वस्तु एकांक समय में, हर एकांक समय के अंदर वो नियत दूरी अगर तय कर रही हो, तो हम कह देंगे कि वस्तु क्या कर रही है? वस्तु एक समान चाल से चल रही है। तो यहां हम लिखेंगे, लिखा हुआ है क्या पीछे? अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर मैं लिखवाऊंगी। जब कोई कण समान समय अंतराल में, मतलब हर 1 सेकंड की दूरी में, आप जरूरी नहीं है कि आप उसको हर 1 सेकंड के लिए नापो, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आप 5 सेकंड के लिए भी बोल सकते हो कि कोई वस्तु हर 5 सेकंड के अंदर अगर 100 किलोमीटर चल रही है, कोई वस्तु हर 10 सेकंड के अंदर 5 मीटर की दूरी तय कर रही है, तो हर 10 सेकंड के अंदर 5 मीटर की दूरी तय कर रही है ना, मतलब समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है। तो जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो हम कह देंगे कि वस्तु जो है वो एक समान चाल से चल रही है, और ऐसी चाल को हम एक समान चाल कहते हैं। वहीं अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहाँ पर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास में कोई वस्तु है और वह वस्तु 0 सेकंड पर 0 मीटर चली थी मूल बिंदु से। 1 सेकंड बाद में उसकी मूल बिंदु से दूरी हो गई है 4 मीटर। 2 सेकंड बाद में उसकी मूल बिंदु से दूरी हो गई है 15 मीटर,
और 3 सेकंड बाद में उसकी मूल बिंदु से दूरी हो गई है 20 मीटर। तो यहाँ पर प्रति सेकंड वस्तु की दूरी कितनी है? प्रति सेकंड में या फिर समान समय अंतराल में, चलो प्रति सेकंड के हिसाब से देखते हैं हम पहले कि प्रति सेकंड में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी नियत नहीं है, अलग अलग है। पहले 1 सेकंड में उसने 4 मीटर की दूरी तय करी, दूसरे सेकंड के अंदर उसने कितनी दूरी तय कर ली? देखो 6 और 5 9 मीटर की। तीसरे सेकंड के अंदर उसने कितनी दूरी तय करी है? 5 मीटर की। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रति सेकंड वस्तु ने जो दूरी तय करी है वह नियत नहीं है, असमान दूरी तय करी है। तो जब कोई वस्तु प्रति सेकंड में असमान दूरी तय कर रही है या फिर कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है, तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं कि वह असमान चाल से चल रही है। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, देखो आगे लिखा हुआ होगा कि जब कोई कण समान समय अंतराल में, मैंने प्रति सेकंड लिया था, तुम प्रति 2 सेकंड के लिए भी दे सकते हो, प्रति 10 सेकंड के लिए भी देख सकते हो, तुम्हारी इच्छा है ना। तो जब भी कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है, देखो पहले वो 4 मीटर दूरी तय करी थी 1 सेकंड में, फिर उसने अगले सेकंड में 9 मीटर दूरी तय करी, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर दूरी तय करी। तो समान समय अंतराल में वो असमान दूरी तय कर रही है। तो ऐसी वस्तुओं को हम क्या कहते हैं कि वो असमान चाल से चल रही है, या फिर ऐसी चाल को हम परिवर्ती चाल भी कह देते हैं कि बार बार बदल रही है। निकालना चाहते हो यहाँ पर चाल तो निकाल लो। फर्स्ट केस में तो 0 हो जाएगी। यहाँ से मैं देख रही हूँ कि दूरी कितनी चली थी? 4 मीटर, समय कितना लिया है? 1। तो फर्स्ट केस के अंदर चाल कितनी हो गई? 4 मीटर प्रति सेकंड। दूसरे केस में उसने दूरी कितनी तय करी है? 15 मीटर, और समय कितना लिया है? 2 सेकंड। तो इस केस के अंदर उसकी चाल कितनी हो गई है? 7 मीटर प्रति सेकंड। तीसरे केस को देखो, उसने दूरी कितनी चली है? 20 मीटर, और समय कितना लिया है? 30 सेकंड। तो कितना हो जाएगा देखते हैं। 3 6 18, ठीक है, 2 बचेगा, पॉइंट लगाया, 6 आया, तो 6.667 मीटर प्रति सेकंड जो है यहाँ पर वस्तु की चाल हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि वस्तु की जो चाल है वो बार बार बदल रही है, इसलिए हम कह देंगे कि वस्तु असमान चाल से चल रही है, या फिर वस्तु की जो चाल है वो परिवर्ती चाल है, क्योंकि वो बार बार बदलती जा रही है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि औसत चाल। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो कोई भी वस्तु एक समान चाल से तो चलती नहीं है, हर वस्तु जो है वो परावर्ती चाल से चलती है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड के अंदर हम रोड पर गाड़ी भी चलाते हैं तो एक समान चाल से थोड़ी चलते हैं, हम असमान चाल से चलते हैं। तो असमान चाल के अंदर बार बार वस्तु की चाल बदलती है, तो कोई फिक्स्ड, हम पक्के से गारंटी से ये नहीं कह सकते कि वस्तु इस स्पीड से चल रही है। तो जब वस्तु की चाल बार बार बदलती है, तो उस वस्तु की चाल को बताने के लिए हम औसत चाल का इस्तेमाल करते हैं। औसत चाल को बताने के लिए हम क्या करते हैं कि वस्तु ने कुल दूरी कितनी तय की है और कितना समय लिया है उस वस्तु को, उस वस्तु द्वारा कितना समय लिया गया है उस दूरी को तय करने के लिए, उसी को हम वस्तु की औसत चाल बोल देते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि किसी वस्तु ने 100 किलोमीटर की दूरी उसने 1 घंटे में तय करी है। किसी वस्तु ने 100 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करी है, तो यहाँ पर वस्तु की चाल कितनी हो जाएगी? यहाँ पर वस्तु की चाल हो जाएगी 100 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है ना। अब जब मैं बोल रही हूं कि वस्तु की औसत चाल 100 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि वस्तु कभी 90 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भी चली होगी, कभी 150 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से भी चली होगी, तो उसकी चाल में बार बार परिवर्तन आया होगा, लेकिन औसत चाल उसकी यह रही होगी। तो औसत चाल की जब हम बात करते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि हम उसकी एग्जैक्ट चाल की बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज बता रहे हैं, रफ आइडिया दे रहे हैं कि वस्तु इस स्पीड से, इतनी स्पीड से वो गति करते हुए आई है। अब आता है तात्क्षणिक चाल। तात्क्षणिक चाल क्या होती है? तात्क्षणिक, क्षण मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्षण पर, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, मैं आपको फोन करके पूछूं बच्चे बताओ आपकी गाड़ी की स्पीड कितनी है, तो आप क्या करोगे? फटाक से अपनी गाड़ी की स्पीडोमीटर में देखोगे और बोलोगे कि मेरी स्पीड 35 किलोमीटर प्रति आवर की है। मतलब किसी एक क्षण पर, जब आप किसी एक क्षण पर, किसी एक मोमेंट पर किसी चीज की स्पीड को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगी? आपकी तात्क्षणिक चाल हो जाएगी। तो किसी विशेष क्षण पर जब वस्तु की चाल को आप ऑब्जर्व करते हो, नोटिस करते हो, तो
तो वह वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहलाती है। और तात्क्षणिक चाल का जो सूत्र है वो क्या होता है, ds/dt, क्योंकि जो क्षण है वो काफी छोटा होता है। तो तात्क्षणिक चाल निकालने के लिए आप ये वाले सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हो। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पर मैं आपको इन सब चीजों को सॉल्व भी करवाऊंगी, पर फॉर्मूला भी आपको सबके नोट करते जाने हैं। होप ये पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर है कि तात्क्षणिक चाल निकालने के लिए आपको क्या करना है, ds/dt करना है, जो भी आपको दूरी दी गई हो और जो भी आपको समय दिया गया हो। क्योंकि यहाँ पर समय जो है काफी छोटा है, इसलिए उसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर किसी भी वस्तु की तात्क्षणिक चाल निकालने के लिए हमें फिर अवकलन करना पड़ता है, अवकलन का सूत्र हमें यहाँ लगाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। मान लो मैं कह दूं कि किसी वस्तु की जो स्थिति है वो x बराबर 4t² है, तो उस वस्तु की तात्क्षणिक चाल बताओ आप t बराबर 5 सेकंड पर। कोई वस्तु जो है वो उसकी स्थिति मैंने आपको दे दी है ना, तो उस वस्तु की स्थिति देने पर मैं पूछ रही हूँ कि 5वें सेकंड पर उस वस्तु की चाल कितनी होगी। यहाँ पर आपको वस्तु की स्थिति दे दी गई है, तो वस्तु की स्थिति कितनी दे रखी है, x बराबर 4t²। ये x s मान लो आप, भले कोई दिक्कत नहीं है, इसको s मान लो, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में s लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको x से भी दे सकते हैं वो, और s से भी दे सकते हैं, और x से भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ कि 5वें सेकंड पर वस्तु की जो तात्क्षणिक चाल होगी मुझे वो बताओ। तो आपको क्या करना है, आपको इसका अवकलन कर देना है। आपको s दे रखा है, आपको क्या कर देना है, ds/dt कर देना है, ठीक है। अवकलन करते हैं तो क्या सूत्र होता है, जब भी हम अवकलन करते हैं तो पावर तो आ जाती है आगे। अवकलन का सूत्र क्या होता है कि मान लो आपको यहाँ पर कोई राशि दे दी है x बराबर कुछ भी ले लो, आपको कोई भी यहाँ पर राशि दे दी है x बराबर कोई भी राशि है, जिसको मैं मान लेती हूँ कि इसकी पावर हो जाएगी आपकी 5 या फिर n मान लो, सूत्र बना रहे हैं ना हम। तो कभी भी अवकलन अगर आप करोगे तो अवकलन करते समय क्या ध्यान रखना है कि ये जो पावर है ना ये आ जाती है आगे, इस x को आप एज इट इज लिख दोगे, और यहाँ पर आप x की पावर को क्या कर दोगे, आप इसमें से 1 घटा दोगे। x की पावर क्या हो जाएगी, n-1 यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें 4t² दे रखा है, तो मैं क्या कर दूंगी, ds/dt, s का मान पुट करूंगी यहाँ पर 4t², और अपॉन में dt चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, पावर को आगे लेकर के आएंगे हम, आगे ऑलरेडी 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 × 2, t को एज इट इज लिख दूंगी, और जो भी पावर है उसमें से 1 घटा दूंगी मैं यहाँ पर। ये हो गया इसका अवकलन। तो क्या हो जाएगा 4 × 2 = 8t। मतलब वस्तु की आपको क्या करनी है, तात्क्षणिक चाल बतानी है। तो यहाँ पर वस्तु की चाल कितनी आई है, 8t। अब पूछा कब है मैंने, 5वें सेकंड पर, तो 5वें सेकंड पर पूछा है तो आप t का मान पुट कर लो 5। तो वस्तु की जो तात्क्षणिक चाल आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन को सूत्र लगा करके सॉल्व करना है। अगेन ये एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, आगे हम एक डेडिकेटेड सेशन लाएंगे जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे हमारी प्रैक्टिस उतनी अच्छी होती जाएगी। तो डेडिकेटेड सेशन के अंदर हम क्वेश्चंस को एनकाउंटर करने वाले हैं। अभी के लिए ये एक एग्जाम्पल आप नोट कर ले। जिस तरीके से हमने चाल को पढ़ा है उसी तरीके से वेग होता है, बस वेग क्या है, वेग के अंदर डायरेक्शन भी आ जाती है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को वस्तु का वेग कहते हैं। तो किसी एकांक समय के अंदर तो हम अभी भी दूरी नाप रहे हैं, एकांक समय के अंदर तय की गई दूरी तो अभी भी नाप रहे हैं, पर वेग के अंदर आगे हमें क्या मेंशन करना है, किसी निश्चित दिशा में। जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में जा रही है और किसी निश्चित दिशा में जाते हुए एकांक समय में वह कितनी दूरी तय कर रही है, उसे हम वस्तु का वेग कह देंगे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि वस्तु का जो वेग है वो है एक सदिश राशि है, मतलब वह आपके आंकिक मान पर भी निर्भर करता है ना, और किस पर निर्भर करेगा, वो दिशा पर भी निर्भर करेगा। तो यदि अगर वस्तु की चाल, आप वेग को ऐसे भी लिख सकते हो, चाल प्लस दिशा, वस्तु की चाल के अंदर अगर आप दिशा जोड़ देते हो तो वस्तु का वेग आप बता सकते हैं।
तो यहाँ पर अगर आप वस्तु की दिशा बदलते हैं तो भी वस्तु के वेग में परिवर्तन आ जाएगा, और वस्तु की स्पीड आप धीरे करते हैं, वस्तु की चाल अगर आप कम करते हैं, उसके आंकिक मान में परिवर्तन कर रहे हैं, तब तो वेग में परिवर्तन आना ही है। लेकिन अगर आप वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन कर रहे हैं तो वस्तु की वेग में परिवर्तन आ जाएगा। अब एक समान वेग तो सेम ही है। यदि कोई वस्तु समान समय अंतरालों में समान दूरी से समान विस्थापित होती है तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। मतलब जैसे हमने यहाँ पर एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर आप मान लो कि हर कोई, मेरे पास में कोई वस्तु है, वो प्रति एकांक समय में, वो प्रति सेकंड 0 से 2 मीटर, फिर 2 से 4 मीटर, फिर 4 से 6 मीटर, वो प्रति सेकंड उसका विस्थापन कितना हुआ है, प्रति सेकंड में वो 2 मीटर से विस्थापित हुई है। तो यहाँ हम कह देंगे कि जो हमारी वस्तु है वो एकांक समय में 2 मीटर से विस्थापित हो रही है, तो समान समय अंतराल में वो समान दर से विस्थापित हो रही है। तो हम बोल देंगे कि जो वस्तु है उसका विस्थापन कैसा हो जाएगा, उसका नहीं, जो वस्तु है उसका वेग कैसा हो जाएगा, उस वस्तु का जो वेग है वो एक समान वेग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि समान समय अंतराल में वो समान विस्थापित हो रही है। मतलब जैसे हमने चाल के लिए पढ़ा था ना कि समान दूरी में समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है तो एक समान चाल, उसी प्रकार से समान समय अंतराल में वो समान विस्थापित हो रही है। अब यहाँ पर दूरी नहीं आ गया, यहाँ पर विस्थापित आ गया है, तो वो हमारा एक समान वेग हो जाएगा। यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान विस्थापित हो रही है, मान लो कि पहले टाइम बराबर 0 सेकंड पर वो 0 मीटर चली थी, फिर टाइम बराबर 1 सेकंड के अंदर उसके अंदर वस्तु के अंदर विस्थापन कितना आया है, 2 मीटर का, फिर समय बराबर 2 सेकंड पर वस्तु में विस्थापन आ गया है 5 मीटर का, फिर समय बराबर 3 सेकंड के अंदर वस्तु के अंदर विस्थापन आ गया है 10 मीटर का। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि एकांक समय में वस्तु के अंदर हुआ विस्थापन कैसा है, अनियत है। एकांक समय में वस्तु जो है वो समान विस्थापित नहीं हो रही है। पहले 1 सेकंड में वो 1 मीटर विस्थापित हुई, अगले 1 सेकंड में वो 3 मीटर विस्थापित हुई है, अगले सेकंड के अंदर फिर वो 5 मीटर विस्थापित हुई है। तो समान समय अंतराल में वो असमान रूप से विस्थापित हो रही है। तो हम कह देंगे कि वस्तु का जो वेग है वो कैसा है, असमान वेग है। अब यही असमान वेग है तो हम किसी भी वस्तु के असमान वेग को बार बार मेंशन तो करेंगे नहीं हर सेकंड के अंदर या फिर हर मिनट के अंदर कि वस्तु का वेग अब बदल गया है पूरे रास्ते आते आते। तो हम क्या करते हैं, वस्तु का औसत वेग निकाल लेते हैं, और औसत वेग निकालने के लिए क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय। सेम जो हमने स्पीड के लिए पढ़ा था, जो हमने चाल के लिए पढ़ा था, सेम ही फॉर्मूला है। यहाँ पर वस्तु के विस्थापन को इसने आर से प्रदर्शित करा है। डेल मतलब चेंज, कितना चेंज आया है, विस्थापन हुआ कितना है। क्योंकि विस्थापन क्या होता है, विस्थापन हमने क्या पढ़ा है बच्चों, विस्थापन क्या होता है, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो, और न्यूनतम दूरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पॉइंट को माइनस कर देते हैं। तो मान लो कोई बिंदु है, ये हमारा प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारा अंतिम बिंदु है, इसके बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, एक्स एफ माइनस एक्स आई। तो यहाँ पर दूरी कितनी आ जाएगी, डेल एक्स आ जाएगी। जो चेंज होता है ना उसको दर्शाने के लिए हम डेल का इस्तेमाल करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूमेरिकल आएंगे जब आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसे फिजिक्स के अंदर ये सारी चीजें देख के कंफ्यूज नहीं होते हैं। यहाँ पर चेंज को दर्शाने के लिए हमने क्या करा है, डिफरेंस निकाला है ना दोनों के बीच का। भाई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए क्या करोगे, दोनों के कोऑर्डिनेट से जो दूरी है उसको माइनस कर देते हो आप। तो यहाँ पर माइनस करा ना, तो जो बदलाव आया उसको डेल से शो कर दिया, इसलिए यहाँ पर डेल आर लिखा हुआ है। विस्थापन को यहाँ पर आर से शो कर दिया, उधर एक्स से शो कर दिया है। आपकी इच्छा है, कैसे भी करो। चलो, ताक्षणिक वेग क्या है, किसी दिए गए एक क्षण पर जब आप वस्तु का वेग देख रहे हो, क्षण विशेष पर जब आप किसी वस्तु का वेग देख रहे हो तो वो ताक्षणिक वेग हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, dr/dt। मतलब विस्थापन का आप अवकलन कर दो तो आपका ताक्षणिक वेग हो जाएगा, और अगर आप दूरी का अगर आप अवकलन कर दोगे तो आपके पास में ताक्षणिक चाल निकल करके आ जाएगी। अब
अच्छा, एक्सेलरेशन अब हमारा आ गया है, तो यहाँ पर अभी हम सिर्फ वेलोसिटी वाला ही पार्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम वस्तु के एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, त्वरण के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम त्वरण के प्रकारों को पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम एक विमीय गति के समीकरणों को पढ़ने वाले हैं, और उसके अलावा हम सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। अभिकेंद्रीय बल के बारे में भी हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आज के सेक्शन में आपको मजा आया होगा, आपको रिलेटिविटी मिली होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।